नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। वस्त्र मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना के लिए परिचालन दिशा निर्देश जारी किए। विश्व आर्थिक मंच की प्रथम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी। आपूर्ति संबंधी आशंका से तेल की कीमतें 7 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। 5G तकनीक एयरलाइन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बनी। भारत विदेश में देवास से संबंधित मध्यस्थता मामलों का सामना करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश का उपयोग करेगा। और हाइब्रिड या पार्ट टाइम आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में उभरे हैं। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की पहली खबर बुनियादी ढांचे से संबंधित है। वस्त्र मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मित्र यानी कि पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क योजना के लिए परिचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक पार्कों के लिए स्थलों का जो चयन किया जाएगा वो 5 मैट्रिक्स के आधार पर किया जाएगा, जिसमें शामिल है स्थल से कनेक्टिविटी के लिए जो भारांश दिया गया है वो 25% है। टेक्सटाइल के लिए वर्तमान इकोसिस्टम का भारांश है 25%। इसके अलावा स्थल पर उपयोगिता सेवाओं की उपलब्धता के लिए 20% भारांश दिया जाएगा। राज्य की औद्योगिक वस्त्र नीति तथा पर्यावरणीय सामाजिक प्रभाव को भी इसमें शामिल किया जाएगा। राज्य सरकार विशेष प्रयोजन वाहन यानी कि स्पेशल पर्पज व्हीकल को भूमि हस्तांतरित करेगी, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी 51% होगी और केंद्र की 49%। विनिर्माण इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपए का प्रतिस्पर्धात्मक प्रोत्साहन समर्थन का प्रावधान किया गया है। भारत में वस्त्र उद्योग की बात करें तो ये 35.22 लाख हथकरघा कामगारों सहित 4.5 करोड़ कामगारों को रोजगार प्रदान करता है। उद्योग ने वर्ष 2018-19 में औद्योगिक उत्पादन में 7% का योगदान दिया था। भारतीय वस्त्र और परिधान उद्योग ने सकल घरेलू उत्पाद में 2% और निर्यात आय में 12% का योगदान दिया था। साथ ही वर्ष 2018-19 में भारत का वस्त्र और परिधान के वैश्विक व्यापार में 5% का हिस्सा था। पीएम मित्र का उद्देश्य वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए व्यापक पैमाने एवं आधुनिक औद्योगिक एकीकृत बुनियादी ढांचा सुविधाओं का विकास करना है। इसकी परिकल्पना सतत विकास लक्ष्य 9 को प्राप्त करने में भारत की सहायता करने के लिए की गई है। सतत विकास लक्ष्य 9 लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना है। ये संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को एक स्थान पर स्थापित करके लॉजिस्टिक लागत को कम करता है। वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्य कई पहलें की हैं। इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना यानी ATUFS की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन और वस्त्र उद्योग के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से संबंधित है। विश्व आर्थिक मंच ने प्रथम ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022 रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट निकट भविष्य में साइबर सुरक्षा चुनौतियों के लिए एक स्पष्ट समझ प्रस्तुत करती है। ये संगठनों और व्यापक तंत्र के भीतर साइबर लचीलापन बढ़ाने के लिए किए गए उपायों को रेखांकित करती है। इस रिपोर्ट के कई मुख्य निष्कर्ष हैं। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की वजह से डिजिटलीकरण ने तेजी से विस्तार किया है। हालांकि डिजिटलीकरण की वजह से कई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि वर्ष 2021 में वैश्विक रैंसमवेयर हमलों में 151% की वृद्धि हुई है। प्रति संगठन औसतन 270 साइबर हमले दर्ज किए गए हैं। इस दौरान साइबर घटनाएं अधिक आर्थिक लागत वाली और हानिकारक होती जा रही हैं। ये कभी कभी महत्वपूर्ण सेवाओं और अवसंरचना को भी बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साइबर हमलों के लिए परिष्कृत उपकरणों और तरीकों की व्यापक उपलब्धता है। इनसे अपेक्षाकृत कम या बिना किसी खर्च पर पीड़ित को डराया जाना संभव है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा सुझाए गए साइबर सुरक्षा से जुड़े समाधानों की बात करें तो इसमें कहा गया है कि समाज और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। साइबर घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना, रिकवरी करना और शीघ्रता से अनुकूलन करना शामिल है। साइबर रक्षात्मक अवस्था से एक मजबूत साइबर प्रतिरोध की स्थिति प्राप्त करना, हमलों की आशंका और संभावित डिजिटल आघात के लिए पहले से ही तैयार रहना,
इसके अलावा प्रणालीगत साइबर सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैश्विक प्रतिक्रिया जुटाना, साथ ही ये सुनिश्चित करना कि साइबर सुरक्षा एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक कंपनियों के बीच कोई संचार या समन्वय की कमी न हो। आपूर्ति संबंधी आशंका से तेल की कीमतें 7 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। तेल की कीमतें $1 से अधिक हो गई हैं। ये कीमत 7 वर्ष के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके लिए उत्तरदायी कारण आपूर्ति बाधाओं से संबंधित आशंका है। ये आशंका ईरान गठबंधन समूह यानी हूती और सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच बढ़ती शत्रुता की वजह से हुई है। अधिकतर वस्तुओं की तरह तेल की कीमत का प्रमुख चालक बाजार में उसकी आपूर्ति और मांग है। तेल की कीमतों में वृद्धि के लिए अन्य आपूर्ति पक्ष कारक हैं। अमेरिका में शेल गैस उत्पादकों द्वारा कम ड्रिलिंग और मैक्सिको की खाड़ी में तूफान की वजह से कच्चे तेल की आपूर्ति में बाधा। इसके अलावा पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक द्वारा उसके सदस्य देशों के अनुकूल कीमतें तय करने के लिए तेल की आपूर्ति को कठोरता से विनियमित करना। ओपेक द्वारा वैश्विक कीमतों और आपूर्ति को तय करने के लिए ओपेक प्लस के रूप में रूस के साथ कार्य करने के बाद रूस को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति अपेक्षा से कम है। मध्य पूर्व में विद्यमान भू राजनीतिक तनाव, जिसमें कि अधिकांश तेल उत्पादक देश शामिल हैं, ये सभी आपूर्ति पक्ष को प्रभावित करते हैं। वहीं तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मांग पक्ष के कारकों की बात करें तो चीन में कोयले को लेकर आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों ने तेल की मांग को बढ़ा दिया है। इसकी वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। साथ ही शीत ऋतु की वजह से सामान्य समय में भी कीमतों पर दबाव पड़ रहा है और विनाशकारी कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के फिर से खुलने की वजह से ईंधन की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के कई प्रभाव सामने आए हैं, जैसे इससे देश के आयात बिल में वृद्धि हुई है। भारत के संदर्भ में ये वृद्धि लगभग 20% हुई है। इसके परिणाम स्वरूप चालू खाता घाटे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार को पेट्रोलियम और डीजल पर करों में कटौती करने के लिए विवश होना पड़ता है। इससे राजस्व की हानि हो सकती है एवं राजकोषीय संतुलन प्रभावित हो सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से रिफाइनिंग, स्नेहक, विमानन और टायर इत्यादि के लिए कच्चे माल की लागत प्रभावित होती है। इस तरह उनकी लाभप्रदता भी दबाव में आ जाती है। अगली खबर संचार एवं प्रौद्योगिकी जगत से। 5G तकनीक एयरलाइन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 5G सेवाओं को लागू करने की वजह से विमानन संकट पैदा हो गया है। इसकी वजह से एयर इंडिया और अन्य कंपनियों ने अमेरिका के लिए उड़ानें कम कर दी हैं। इस संकट का कारण है अमेरिका ने मोबाइल फोन कंपनियों को मिड रेंज 5G बैंडविड्थ की नीलामी की थी। ये बैंडविड्थ 3.7 से 3.98 गीगाहर्ट्ज रेंज स्पेक्ट्रम पर आधारित है। ये बैंडविड्थ अल्टीमीटर द्वारा उपयोग की जाने वाली वायु तरंगों के निकट है। इससे ये चिंता प्रकट हो गई है कि 5G रेडियो अल्टीमीटर जैसे संवेदनशील एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रतिकूल हस्तक्षेप कर सकता है। अल्टीमीटर वो उपकरण है जो विमान की भूमि से ऊंचाई को मापता है। 5G का ये हस्तक्षेप इंजन और ब्रेकिंग सिस्टम को लैंडिंग मोड में जाने से रोक सकता है। ये खराब मौसम, बादलों की अधिकता या बहुत ज्यादा धूम कोहरे की स्थिति में पायलट्स को केवल उनके स्वयं के अवलोकन पर निर्भर छोड़ देता है। इस तकनीकी चिंता के संभावित समाधान ये हो सकते हैं कि 5G के लिए निम्न आवृत्ति मानक निर्धारित किया जाए। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ में 5G रेंज 3.4 से 3.8 गीगाहर्ट्ज निर्धारित है। रडार अल्टीमीटर द्वारा उपयोग किए जाने वाले संकेतों से नए 5G संकेतों को अलग करने के लिए बफर बैंड को शामिल करता है। 5G तकनीक एक नए प्रकार के नेटवर्क को प्रस्तुत करती है। ये तकनीक उच्चतर आवृत्तियों पर कार्य करने वाले सेलुलर नेटवर्क की नवीनतम पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करती है। इसे मशीनों, वस्तुओं और उपकरणों तथा लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये उच्च गति, कम देरी, हाइपर कनेक्टिविटी इत्यादि जैसे लाभ प्रदान करता है। आइए अब आपको बताते हैं 5G से जुड़ी मुख्य चिंताओं के बारे में। इससे पर्यावरण में ई वेस्ट उत्पादन में वृद्धि के साथ 4G उपकरणों का अप्रचलित होना शामिल है। स्वास्थ्य क्षेत्र में देखें तो मनुष्य एवं अन्य जीवों के बीच रेडियो फ्रीक्वेंसी सूक्ष्म तरंग विकिरण से जैविक नुकसान के मुद्दे पर अध्ययन की कमी है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो बुनियादी ढांचे के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता है। साथ ही आर्थिक संक्रमण जोखिमों से अनिश्चितताओं में भी वृद्धि हुई है। और सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो नेटवर्क सुभेद्यता और विरोधी देशों का 5G मानकों पर प्रभाव पड़ा है।
भारत विदेश में देवास से संबंधित मध्यस्थता मामलों का सामना करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उपयोग करेगा। कुछ समय पहले राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय अधिकरण यानी एनसीलेट ने देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड को समाप्त करने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में इस आदेश को बरकरार रखा है। इससे पहले वर्ष 2005 के देवास के साथ एक समझौते के तहत इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने 2 उपग्रहों के निर्माण, प्रक्षेपण और संचालन के लिए सहमति व्यक्त की थी। साथ ही उपग्रह की ट्रांसपोंडर क्षमता का 90% देवास को लीज पर दिया था। हालांकि सरकार ने सुरक्षा चिंताओं की वजह से वर्ष 2011 में इस सौदे को रद्द कर दिया था। देवास ने इंटरनेशनल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, भारत जर्मनी द्विपक्षीय निवेश संधि और भारत मॉरिशस BIT सहित कई अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मंचों पर इस निर्णय को चुनौती दी थी। भारत को इन तीनों विवादों में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद भारत को कुल 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के हर्जाने का भुगतान करना पड़ा था। भारत में मध्यस्थता की बात की जाए तो ये मध्यस्थतम और सुलह अधिनियम 1996 द्वारा विनियमित है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता पर वर्ष 1985 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग यानी यूनिसिट्रल के मॉडल कानून पर आधारित है। मध्यस्थता और सुलह संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय मध्यस्थता परिषद स्थापित की गई है। ये मध्यस्थता को बढ़ावा देने के लिए एक स्वतंत्र निकाय है। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता ये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों के निपटान का एक साधन है। इसका उद्देश्य मध्यस्थों के माध्यम से व्यापार और निवेश को समर्थन प्रदान करना है। मध्यस्थता में विवाद में शामिल पक्ष अदालत में जाने की बजाय एक निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं। मध्यस्थता की विशेषताओं की बात करें तो ये आपसी सहमति है। मध्यस्थों का चयन पक्षकारों द्वारा किया जाता है। मध्यस्थता तटस्थ होती है। मध्यस्थता एक गोपनीय प्रक्रिया है। मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और लागू करने में आसान होता है। विदेशी मध्यस्थता निर्णयों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन 1958 यानी कि न्यूयॉर्क कन्वेंशन और BIT के माध्यम से मध्यस्थता निर्णय अधिक व्यापक एवं आसानी से लागू करने योग्य हैं। और अगली खबर आंतरिक सुरक्षा से संबंधित है। हाइब्रिड या पार्ट टाइम आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में उभरे हैं। कश्मीर घाटी में आतंकी हमलों में वृद्धि दर्ज की गई है और ये हमले पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकियों द्वारा किए जा रहे हैं। हाइब्रिड आतंकवादी वे होते हैं जो सुरक्षा बलों की आतंकी सूची में शामिल नहीं है, लेकिन वे आतंकवादियों के संपर्क में हैं। हाइब्रिड आतंकवादी आसपास का कोई ऐसा लड़का हो सकता है जिसे आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कट्टरपंथियों ने तैयार किया है और उसे स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। वो सौंपे गए कार्य को संपन्न करता है और फिर अपने सरदार से अगले कार्य मिलने की प्रतीक्षा करता है। इस बीच वो सामान्य कामकाज करते हुए आम लोगों की तरह जीवन व्यतीत करता है। ऐसे आतंकी आतंक और डर का माहौल बनाने के लिए पिस्तौल और ग्रेनेड जैसे हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। इस हाइब्रिड आतंकवाद से कई चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, जैसे कि सुरक्षा बल पूर्ण आतंकवादियों या ओवरग्राउंड वर्कर्स को ट्रैक करते हैं। पार्ट टाइम या हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में कठिनाई होती है। इसका कारण ये है कि वे सामान्य लोगों की तरह कामकाजी व्यक्ति होते हैं। उग्रवादियों या आतंकवादियों को रसद, सहायता, नकदी, आवास और अन्य सुविधाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। उन्हें गिरफ्तार करना, रोकना या मुठभेड़ों में उन्हें मारना कठिन होता है। सुरक्षा बल ऐसे लोगों की पहचान के लिए तकनीकी उपकरणों और साइबर निगरानी का सहारा ले रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। सूडान संकट पर भारत का पक्ष। भारत ने हाल ही में सूडान संकट पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है, जिसके मुताबिक संयुक्त राष्ट्र समर्थित अंतर सूडानी राजनीतिक प्रक्रिया को सूडान के नेतृत्व में और रचनात्मक दृष्टिकोण से निर्देशित करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थित अंतर सूडानी राजनीतिक प्रक्रिया का उद्देश्य सूडान में नरसंहार, युद्ध अपराध आदि वर्तमान अराजकता को समाप्त करना तथा शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करना है। अप्रैल 2019 में लंबे समय तक शासन करने वाले सूडान के शासक उमर अल बशीर को सत्ता से हटाने के बाद से सूडान एक राजनीतिक संकट से ग्रस्त है। सेना और लोकतंत्र समर्थक आंदोलन सत्ता के लिए संघर्ष में फंस गए हैं। इसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और हत्याएं हुई हैं।
डिजिटल गवर्नमेंट मिशन। इस मिशन के तहत सरकार ने एक नई परियोजना पर कार्य शुरू किया है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी उन्नत तकनीकों की मदद से असंख्य नागरिक सेवाओं के वितरण में तेजी आने की उम्मीद है। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य ये है कि नागरिकों द्वारा सरकारी सेवाओं की प्राप्ति के प्रयास करने की बजाय उन सेवाओं को सक्रिय रूप से नागरिकों तक ले जाया जाए। ये निष्क्रियता को समाप्त करेगा और सरकारी प्रणाली को और अधिक बुद्धिमान बनाएगा। उदाहरण के लिए, जो छात्र सरकार द्वारा वित्त पोषित छात्रवृत्ति योजना के लिए पात्रता रखता है, उसे एक स्वचालित अलर्ट प्राप्त होगा। छात्र को योजना के बारे में जानकारी लेने और इसके लिए आवेदन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग नीति। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल महासंघ फिक्की ने सरकार से एक सक्षम गेमिंग नीति अपनाने का अनुरोध किया है। ऑनलाइन गेमिंग एक विनियामक ग्रे क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसकी वैधता या जुआ और सट्टेबाजी की इसकी सीमाओं को लेकर कोई व्यापक कानून नहीं है, क्योंकि सट्टेबाजी और जुआ राज्य सूची के विषय हैं। इसलिए विभिन्न राज्यों के अपने अपने कानून हैं। गोवा, सिक्किम और दमन को छोड़कर भारत का प्रत्येक राज्य स्पष्ट रूप से किसी भी प्रकार के जुआ, सट्टेबाजी या बाजी लगाने पर प्रतिबंध लगाता है। असम, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना ने कौशल के खेलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। तटीय मात्स्यिकी पहल चैलेंज फंड वैश्विक ज्ञान स्पर्धा, इसे विश्व बैंक ने लॉन्च किया है। ये 4 देशों काबो वर्डे, इक्वाडोर, इंडोनेशिया और पेरू में तटीय मात्स्यिकी पर ध्यान केंद्रित करते हुए अति मत्स्यन की समस्या के लिए नवीन समाधान प्रदान करना चाहता है। इस चैलेंज फंड का उद्देश्य तटीय मात्स्यिकी में अति मत्स्यन की समस्या के समाधान को लागू करने के लिए मात्स्यिकी और समुद्री खाद्य हितधारकों को एकजुट करना है। CFI वैश्विक पर्यावरण सुविधा की एक पहल है। ये तटीय मत्स्यन के पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक रूप से संधारणीय उपयोग एवं प्रबंधन का समर्थन करती है। विकार्बनीकरण को गति देने के लिए भारत और इरेना का समझौता। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी इरेना के साथ एक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य नवीकरणीय और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन देना है। समझौते के तहत इरेना नवीकरणीय ऊर्जा और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए भारत से ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाएगा। इरेना घरेलू ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के माध्यम से किफायती विकार्बनीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के भारत के प्रयासों का समर्थन करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है। इसे अक्षय ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। इसके उत्पादन में जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित कर दिया जाता है। इरेना एक अंतर सरकारी संगठन है। ये भविष्य के लिए संधारणीय ऊर्जा विकल्प को अपनाने में देशों की मदद करता है। भारत भी इसका एक सदस्य है। कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ऐसे 57 कानूनों की पहचान की है जो कुष्ठ रोगियों के प्रति भेदभावपूर्ण है। आयोग ने केंद्र और राज्यों से उनमें संशोधन करने को भी कहा है। कुष्ठ रोग, जिसे हैंसन रोग भी कहा जाता है, ये एक पुरानी संक्रामक बीमारी है। ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होती है। ये मुख्य रूप से त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन नली और आँखों को प्रभावित करती है। इसके लक्षण प्रकट होने में 1 वर्ष से लेकर 20 वर्ष या उससे भी ज्यादा का समय लग सकता है। ये नाक और मुंह से निकली बूंदों के माध्यम से फैलता है। भारत में इसकी व्यापकता दर प्रति 10,000 जनसंख्या पर 0.57 है। इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1983 में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम शुरू किया गया था। ग्रेट रेजिग्नेशन। ग्रेट रेजिग्नेशन एक ऐसा विचार है जो भविष्यवाणी करता है कि बड़ी संख्या में लोग कोविड महामारी के समाप्त होने के बाद अपनी नौकरी छोड़ देंगे और जीवन फिर से सामान्य हो जाएगा। एक अनुमान के मुताबिक 2021 में अमेरिका में 75.5 मिलियन लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद कुछ विश्लेषकों ने इस घटना का वर्णन किया। इस ग्रेट रेजिग्नेशन का कारण है कम वेतन, असंतुष्टि, सीमित अवसर, अस्थिरता आदि। इसका समाधान ये है कि स्वस्थ कार्य संस्कृति विकसित की जाए, अधिक सहकारी सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन करके एक बेहतर कार्यस्थल बनाया जाए, कर्मचारियों को हैप्पी आवर्स जैसे लाभ प्रदान किए जाएं और कार्यालय के बाहर यात्रा गतिविधियों का आयोजन किया जाए।
कला उत्सव 2021। कला उत्सव राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य देश में माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों की कलात्मक प्रतिभा को पोषण और प्रदर्शन करके शिक्षा में कला को बढ़ावा देना है। कला के तहत संगीत, रंगमंच, नृत्य, दृश्य कला और शिल्प आते हैं। इसकी शिक्षा के संदर्भ में ये पहल राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005 की सिफारिशों द्वारा निर्देशित है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी को जकार्ता से पूर्वी कालीमंतान में स्थानांतरित करने की घोषणा की है। नई राजधानी को नुसंतारा कहा जाएगा। जवाई भाषा में इसका अर्थ होता है द्वीप समूह। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया में भूमध्य रेखा के आर पार फैले 17,000 से अधिक द्वीप हैं। ये हिंद और प्रशांत महासागर में स्थित है। ये विश्व का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ये अपनी सीमाएं कई देशों के साथ साझा करता है। स्थलीय सीमाएं मलेशिया के साथ, पापुआ न्यू गिनी के साथ और तिमोर द्वीप पर तिमोर लेस्ते के साथ। वहीं ऑस्ट्रेलिया, भारत, पलाऊ, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के साथ इसकी समुद्री सीमाएं हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।